हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, इसका हम अगला टॉपिक देखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंतर्गत भी हम आज दो टॉपिक पढ़ेंगे। तो सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इन सहकारी समितियों की स्थापना किस प्रकार की जाती है, तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किस प्रकार ये सहकारी समितियां बनाई जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या। तो किसी भी सहकारी समिति की स्थापना के लिए कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है और वो सभी सदस्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के होने चाहिए और इनमें अनुबंध करने की भी क्षमता होनी चाहिए। यानी 18 वर्ष की उम्र से अधिक तो हो, लेकिन उनकी क्षमता भी हो अनुबंध करने योग्य, ये भी देखा जाना चाहिए। और अधिकतम कितनी भी सदस्य संख्या हो सकती है, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम की निश्चित सीमा है कि 10 से कम व्यक्ति सदस्य यदि किसी सहकारी समिति में हो तो वह सहकारी समिति पंजीकृत नहीं हो पाएगी। फिर है उपनियमों की स्वीकृति। सहकारी समिति के सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति के सदस्यों के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों पर समिति के सभी सदस्य, यानी कम से कम 10 मान के चले तो समिति के 10 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और सदस्य संख्या कितनी भी बनाई जा सकती है, उस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो भी सदस्य होंगे वो उन उपनियमों पर अपने हस्ताक्षर या साइन करेंगे। फिर है न्यूनतम राशि बैंक में जमा करना। अब जब समिति की स्थापना करने के जो इच्छुक लोग होते हैं वो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और जब वो कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के पास पैसा जाता है। सॉरी, यहाँ कंपनी नहीं बोलना चाहिए था मुझे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो न्यूनतम जो भी वो खरीदेंगे, यदि वो सहकारी समिति के सदस्य हैं और यदि वो शेयर्स खरीदते हैं तो वो जो खरीदा हुआ खरीदने के बाद पैसा समिति को मिलेगा और समिति उस पैसे को बैंक में जमा करेगी और उस पैसे से ही वो व्यापार चलाएगी। फिर है पंजीयन हेतु आवेदन। अब सहकारी समिति का पंजीयन होता है, जैसे हमने पहले देखा साझेदारी का पंजीयन नहीं होता, करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सहकारी समिति का पंजीयन आवश्यक है। उसके बिना वह नहीं हो पाएगी, समिति कार्य नहीं कर पाएगी। तो पंजीयन के यदि होता है तो सहकारी नाम दिया जाता है, पंजीयन होता है तब उस समिति को सहकारी नाम दिया जाता है। और इसके तहत अधिनियमों के तहत समिति का पंजीयन करवाना आवश्यक है। पंजीयन के लिए आवेदन पत्र मिलता है, जिस आवेदन पत्र में जो भी प्रविष्टियां हैं वो सारी भरने के बाद पंजीयन ऑफिस में वो जमा करना होता है और जो पंजीयक होता है वो समस्त जो भी प्रविष्टियां की हैं, जो भी फॉर्म में भरा हुआ है, उन सबकी जांच करता है और जांच करने के बाद वो अपने पास इस सहकारी समिति के बारे में उसका नाम रजिस्टर में लिख लेता है और फिर सहकारी समिति को, वो समिति बन चुकी है सहकारी समिति, उसको नाम दिया जाता है और उस नाम से उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि वह एक पंजीकृत सहकारी समिति है। फिर है पदाधिकारियों का चुनाव। तो समिति का पंजीयन हो जाने के बाद समिति के सदस्यों की साधारण सभा बुलाई जाती है। सारे सदस्यों की एक साधारण सभा बुलाई जाएगी और इस सभा में समिति का संचालन करने के लिए पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है और चुनाव में एक व्यक्ति एक मत, इस प्रथा पर चुनाव किया जाएगा। और ये जो मैंने नीचे दिए हैं, सहकारी समिति के पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष, इनका चुनाव होता है। सारे समिति के लोग मिलकर इन 5 मुख्य पदों पर चुनाव करते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं और वोट भी एक व्यक्ति एक वोट, चाहे वो कितना भी शेयर्स लिया हो, सबसे ज्यादा भी शेयर लिए होंगे तो भी वो व्यक्ति एक मत, इस आधार पर चुनाव होगा और इन पदाधिकारियों को
चुना जाएगा। फिर नए सदस्य को प्रवेश, तो समिति के पंजीयन और पदाधिकारियों के चुनाव के बाद इच्छुक व्यक्तियों को समिति के अंशों का विक्रय करके सदस्यता दे दी जाती है। जो भी उसके बाद शेयर्स बचते हैं, एक बार इन पदाधिकारियों का चुनाव होने के बाद जो शेयर्स बाकी लोग इच्छुक हो खरीदने के, उनको बेचकर समिति पैसा बैंक में जमा करती है और उन्हीं पैसों से वो व्यापार करती है। तो एक बार समिति का चुनाव हो जाने के बाद पदाधिकारियों का जो और लोग सदस्यता पाने के इच्छुक हैं वो शेयर्स खरीदते हैं, अंश खरीदते हैं। इस प्रकार वो नए सदस्य आ सकते हैं, लेकिन उन सदस्यों का उनका दायित्व केवल शेयर्स खरीदने तक है। बाकी वो व्यवसाय में अपनी कोई भी गतिविधियां नहीं कर सकते व्यवसाय से संबंधित। फिर है कार्य प्रारंभ करना। अब ये जब सब पंजीयन हो जाता है, सदस्य हो जाते हैं, सहकारी समिति के पदाधिकारी चुन लिए जाते हैं, सारी राशि बैंक में जमा हो जाती है, तब कार्य का प्रारंभ होता है। यानी सहकारी समिति उस समय जिस कार्य के लिए समिति बनाई गई है वह कार्य, ये सब पद हो जाने के बाद एक सहकारी समिति अपना कार्य प्रारंभ करती है। आगे हम देखते हैं कि सहकारी समितियों का लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनसे क्या क्या लाभ है? तो सबसे पहला है सरल स्थापना। इस सहकारी समिति की स्थापना बहुत सरलता से की जा सकती है। कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, केवल उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और उनमें क्षमता होनी चाहिए अनुबंध करने की। दूसरा है समिति दायित्व। जैसा एकाकी परिवार और साझेदारी परिवार में सदस्यों का दायित्व कार्य करने का भी होता था, लेकिन सहकारी समितियों में बाकी सदस्यों का दायित्व केवल शेयर्स खरीदने तक ही होता है, अंश खरीदने तक ही होता है। उसके बाद उनको व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता। फिर पारस्परिक लाभ संघ। पारस्परिक लाभ संघ के सिद्धांत के आधार पर समिति के सदस्यों को बिना किसी लाभ और हानि के वस्तुएं प्राप्त होंगी। यानी वो वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी होंगी उतने में ही समिति के सदस्यों को मिल जाएगी, न लाभ पर दी जाएगी और न ही हानि पर दी जाएगी। फिर हानि की संभावना नहीं। समिति द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय नगद किया जाता है, इसलिए हानि की संभावना बहुत कम होती है। फिर कर का लाभ। यदि सहकारी समिति पंजीकृत है तो आयकर अधिनियम में भी इस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता है, कर में छूट होती है। सहकारी समितियों को कर में छूट होती है। फिर लोकतांत्रिक प्रबंध। समिति का प्रबंध लोकतांत्रिक पद्धति से किया जाता है। यानी जब भी चुनाव होते हैं प्रबंधकों के, इन प्रबंध के, तो लोकतांत्रिक तरीका होता है, यानी वोट देकर समिति के पदाधिकारियों को चुना जाता है। और फिर रोजगार। सहकारी समिति बेरोजगारी दूर करके रोजगार प्रदान करने के अवसर देती है। तो आज हमने सहकारी समितियों की स्थापना और सहकारी समितियों से क्या क्या लाभ हैं ये पढ़ा। सहकारी समिति क्या है ये पढ़ने के लिए मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।